हेलो गाइस, मार्केट में जितने ज़्यादा कैमरास अवेलेबल रहते हैं उतना यूज़र्स का फ़ायदा होता है। तो सोनी वालों ने जैसे ही FX2 लॉन्च किया है उसके बाद में कैनन और नाइकॉन ये दोनों ने भी स्पेशली सिनेमा काइंड ऑफ कैमरास लॉन्च किया है। लगभग उसी रेंज के 3 से 2 लाख के बीच का रेंज है इसका, और उसी रेंज में सिनेमा कैमरास लॉन्च किए हैं। तो आज हम लोग कैनन C50 के बारे में बात करेंगे जो 32 मेगापिक्सल का है। आप लोगों को इन कैमरास के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करूंगा। होता यह है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी आने के बाद में बहुत टेम्प्ट होते हैं उस कैमरा के बारे में, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही उसके बारे में अपडेट करने की बहुत इच्छा होती है अपने को। वैसे मूर्स लॉ जो बोलता है हर 18 महीने में आपको टेक्नोलॉजी दुगनी अच्छी होकर मार्केट में आती है या प्राइस आधा हो जाता है। तो ये दोनों भी लॉ अब तक 60-70% तो सही माने जा रहे हैं, लेकिन टेम्प्ट होने से ज़्यादा बेटर ये है कि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अपडेट करते समय, क्या हम आपके पास में खुद के पास प्रेजेंटली अवेलेबल है सो कैमरा लेंसेस का इस्तेमाल पूरी तरह से कर रहे हो या नहीं, या आपको कुछ कमी महसूस हो रही है क्या। अगर कमी महसूस हो रही है और क्लाइंट पर इफ़ेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आपको अपडेट करना है। अगर आपके क्लाइंट को फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आपको भी खुद को कोई कमी महसूस नहीं हो रही है तो उसी कैमरा से काम चलाया करो, क्योंकि इक्विपमेंट अपडेट करना जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है और जो पुराना इक्विपमेंट को सेल आउट करते समय बहुत ही कम भाव में वो बिकता है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर अपडेट कीजिए। दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर आप कोई ब्रांड स्विच करना चाहते हो कैनन से नाइकॉन पे, या आप सोनी पे या सोनी से किसी और पे शिफ्ट होना चाहते हो, तो सिर्फ बॉडी की बात नहीं आती है, यहाँ पर लेंसेस का भी बहुत खर्चा होता है। आपके पास में जो भी किट होता है उसके सारे लेंसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर, लेकिन जब आप कोई ब्रांड स्विच करते हो तो वो लेंसेस भी उतने काम में नहीं आते हैं आपके। अगर आप उस पर कन्वर्टर भी लगाते हो तो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। इसलिए कभी भी स्विच करते समय भी आपको बहुत संभल के ध्यान से ब्रांड स्विच कीजिए और तभी आपका फ़ायदा होता है। सभी कंपनीज़ अपने कैमरास को अच्छा बताकर नेचुरली उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फीचर होता है कि दूसरे कैमरा में अवेलेबल नहीं होता है, या कभी ऐसा होता है कि उसका प्राइस बहुत कम होता है। कई रीज़न होते हैं जिसके कारण से आपको टेम्प्ट करने का उनका काम सक्सेसफुली होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हम अपने जेब का ख्याल रखें, अपने बिज़नेस का ख्याल रखें, और उसके अलावा अगर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ज़रूरत है तो ज़रूर शिफ्ट कीजिए। तो आज हम लोग कैनन C50 कैमरा के बारे में बात करेंगे। ये कैमरा जैसे ही लॉन्च हुआ है तो मुझे इसकी कुछ बातें बहुत ही बढ़िया लगी जो मार्केट के उस रेंज के दूसरे कैमराज में अवेलेबल ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 35 mm फुल फ्रेम कैमराज जितने भी होते हैं, मिररलेस के या लो रेंज के सिनेमा कैमराज होते हैं, उनके अंदर आपको 16:9 का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है या तो 17:9 का रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो सेंसर साइज़ 3:2 का होता है उस साइज़ में वीडियो रिकॉर्डिंग कभी भी नहीं होती है। सिनेमा कैमरास के अंदर जो ओपन गेट टेक्नोलॉजी होती है उसमें 35 mm फुल फ्रेम सेंसर का जो 3/2 या 3:2 साइज़ का सेंसर होता है, उस पूरे सेंसर पे आप ओपन गेट फीचर के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन हम जब आउटपुट देखते हैं तो उस रेशो में
ना कोई सिनेमा थिएटर में दिखता है, ना हमारे टीवी पे दिखता है। तो फिर ओपन गेट में रिकॉर्ड करने का फ़ायदा क्या होता है? ओपन गेट में रिकॉर्डिंग करने के लिए ज़्यादातर सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि एनामॉर्फिक लेंसेस लगाकर आप शूट कर सकते हो। जैसे एनामॉर्फिक लेंसेस में भी अलग अलग लेंसेस आते हैं, 2x हो गया, 1.8 हो गया, 1.5x हो गया, 1.3x हो गया, तो अलग अलग ऐसे लेंसेस आते हैं। तो 2x अगर आपको यूज़ करना है, जिसमें सबसे हाईएस्ट एनामॉर्फिक का इम्पैक्ट आता है, तो आपको ओपन गेट में रिकॉर्ड करने से ही फाइनल आउटपुट सिनेमा स्कोप का ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओपन गेट पे अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपके पिक्सल्स पूरी तरह से इस्तेमाल आने की वजह से क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा शार्प और कलर्स के मामले में बहुत बढ़िया हो जाती है। और ये ओपन गेट की फैसिलिटी कैनन के C50 कैमरा में इतने कम रेंज के, इकोनॉमिकली बोल रहा हूँ, पैसों में बहुत कम रेंज का कैमरा रहने के बावजूद उन्होंने ये फीचर दिया है। स्पेशली ओपन गेट में आप रॉ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, वो भी कैमरा के अंदर ही। अगर कई कैमराज ऐसे हैं, स्पेशली सोनी के जो FX2, FX3 है, इसको एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाना पड़ता है अगर आपको रॉ रिकॉर्डिंग करनी हो तो, कैमरा के अंदर नहीं होता है। लेकिन C50 में इन कैमरा रॉ रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी दी हुई है, और वो भी ओपन गेट के अंदर। वैसे प्रोराइज ओपन गेट में भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन प्रोराइज के फाइल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, रॉ का फाइल का साइज़ छोटा होता है, क्योंकि रॉ एक अलग लॉगरिदम से रिकॉर्डिंग करता है। उस लॉगरिदम में आपको फाइल साइज़ छोटी होती है, और मोस्टली रॉ जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट इंफॉर्मेशन सेव करता है। लेकिन जब आप डिस्प्ले करते हो तब कौन से पिक्सल को रेड, कौन से पिक्सल को ब्लू और कौन से पिक्सल को ग्रीन फिल्टर लगा हुआ है, उस हिसाब से वो कलर में कन्वर्ट करके दिखाता है, जिसके कारण आपको फाइल साइज़ भी छोटी होती है। जो भी कैमराज में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं, वो सारे फैसिलिटीज़ उस कैमरा के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कैनन में ये C50 की बात हम कर रहे हैं, तो ओपन गेट में 7K रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लेकिन 30 फ्रेम्स तक की कर सकता है, क्योंकि उस प्रोसेसर की हाईएस्ट कैपेसिटी इतनी ही है। लेकिन आप DCI फॉर्मेट में 7K रिकॉर्ड करते हो तो आपको 60 फ्रेम्स भी देता है। क्यों? क्योंकि DCI फॉर्मेट में वर्टिकली पिक्सल्स की संख्या कम हो जाती है, ओपन गेट में वर्टिकली पिक्सल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स को रिकॉर्ड करना है प्रोसेसर को, उतना ही लोड आता है। जब पिक्सल्स की संख्या कम हो जाती है तो उन्होंने फ्रेम रेट ज़्यादा करके दिया है। तो आपको DCI फॉर्मेट में 7K रिकॉर्ड करना है तो आपको 60 फ्रेम भी मिल जाता है, और अगर आपको ओपन गेट में करना है तो 30 फ्रेम्स ही हाईएस्ट अवेलेबल है। तो ये कैपेसिटी पे होता है आपके प्रोसेसर के। इसी तरह से अगर आप 5K या 4K रिकॉर्ड करते हो तो 4K में ओपन गेट अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन आपको DCI फॉर्मेट में या 16:9 फॉर्मेट में 120 फ्रेम भी रिकॉर्ड कर सकते हो। क्योंकि 4K जब रिकॉर्डिंग करते हो तो आप आउटपुट के लिए कम पिक्सल्स का इस्तेमाल कर रहे हो 7K के कंपैरिजन में। आपको पहले भी बताया था मैंने कि वीडियो का जो रेजोल्यूशन K में जो काउंट होता है, हॉरिजॉन्टल सिंगल लाइन पिक्सल्स के हिसाब से काउंट होता है। तो 7K में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली सिंगल लाइन में 7000 पिक्सल होते हैं, इसलिए उसको 7K बोलते हैं। अगर आप 4K यूज़ कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टली सिंगल लाइन में 4000 पिक्सल होते हैं, इसलिए उसको 4K बोला जाता है। तो इसी तरह से आपको C50 के अंदर और भी फीचर्स अवेलेबल है,
जिसमें रॉ में रिकॉर्डिंग करने के अलावा आप प्रोराइज के अंदर भी सभी फॉर्मेट को रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो प्रोराइज में ये हो जाता है कि आप जैसे लॉग के अंदर भी शूट कर सकते हो, इसमें सी लॉग बोला जाता है। इस कैमरा में नेटिव ISO 800 एंड 6400 दोनों भी अवेलेबल है। दोनों पे भी रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया देता है। और C50 कैमरा के अंदर रॉ रिकॉर्डिंग जो है वो 12 बिट में होता है। ज़्यादातर कई कैमराज में तो 10 बिट 422 क्रोमा सब सैम्पलिंग के अंदर ही रिकॉर्डिंग होती है, वो भी प्रोराइज में। इसमें 12 बिट की रिकॉर्डिंग इंटरनली हो रही है। इसका आउटपुट बहुत ही बढ़िया होता है। 10 बिट और 12 बिट के बीच में मिलियंस ऑफ कलर्स का फ़र्क होता है। तो कलर्स के मामले में 12 बिट के अंदर बहुत ज़्यादा, और एक्सपोज़र जो डायनामिक रेंज की बात करते हैं, वैसे इस कैमरा में 15 स्टॉप का डायनामिक रेंज है अगर फुल फ्रेम पे आप शूट करते हो। तो अगर आप सुपर 35 पे शूट करते तो 16 स्टॉप का डायनामिक रेंज होता है। अब इस कैमरा की खासियत जो ओपन गेट रिकॉर्डिंग की हमने बोला था, अगर आपको एनामॉर्फिक लेंसेस लगाकर शूट करना है, ज़्यादातर एनामॉर्फिक लेंसेस पे शूट करने का जो पैटर्न होता है वो प्रोफेशनल सिनेमा वाले लोग ही करते हैं, क्योंकि उनको हाई रेजोल्यूशन में शूट करना होता है, कलर्स भी बहुत अच्छा आना है। इसलिए एनामॉर्फिक का एक खुद का एक तरीका होता है जिसमें बुके जो है थोड़े ओवल शेप में आते हैं, लाइट के फ्लेयर्स जो होते हैं वो हॉरिजेंटली फ्रेम के अंदर स्प्रेड हुए सो दिखते हैं। कई बातें ऐसे हैं जो सिनेमा टाइप का शूटिंग के लिए सपोर्ट करता है। एक्चुअली एनामॉर्फिक लेंसेस के जो ड्रॉबैक होते हैं वो भी आज के डेट में लोगों को सिनेमा इम्पैक्ट की तरह नज़र आने लग गए। इसलिए इतनी आदत हो गई है वो देखने की, तो आजकल एनामॉर्फिक लेंसेस यूज़ करके शूट करना प्रोफेशनलिज्म माना जाता है। तो ओपन गेट में अगर आप एनामॉर्फिक लेंस लगा के शूट करते हो तो 2x एनामॉर्फिक लेंस के साथ में 4/3 सेंसर के ऊपर आउटपुट अच्छा आता है, जबकि अपना सेंसर 3/2 का है। यानी कि हम कॉर्नर्स का फाइनल आउटपुट में इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। एनामॉर्फिक लेंस का एक और ड्रॉबैक होता है कि इन लेंसेस में विग्निटिंग बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि कॉर्नर्स में डार्क हो जाता है इमेज सेंटर के कंपैरिजन में, और एजेस के ऊपर कॉर्नर्स में थोड़ा सा ब्लरिश भी इमेज आता है। तो अगर आप 4:3 के अंदर एनामॉर्फिक यूज़ करते हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एजेस को यूज़ ही नहीं कर रहे हो, कॉर्नर्स को यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो वो आउटपुट के अंदर दिखेगा ही नहीं, तो और अच्छा आउटपुट फाइनली आता है। वैसे शूटिंग के अंदर इस कैमरा में 4/3 के ऊपर शूट करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप 3/2 एनामॉर्फिक लेंस लगा के शूट जब करते हो तो एडिट में आपको उतना ही पोर्शन सेलेक्ट करना है जितना आपको रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो ये सारी बातें थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन अगर आप एनामॉर्फिक लेंसेस 16:9 के ऊपर भी लगा सकते हो, मतलब शूटिंग 16:9 पे कर रहे हो और फाइनल आउटपुट सिनेमा स्कोप पे ले रहे हो 1:2.39 का, तो इस तरह से आप 16:9 पे भी शूट कर सकते हो, 17:9 पे भी शूट कर सकते हो, और ओपन गेट पे भी एनामॉर्फिक लगा के शूट कर सकते हो। इन तीनों के लिए अलग अलग एनामॉर्फिक लेंसेस आते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एनामॉर्फिक लेंसेस जब भी लगा के शूट करते हैं तो फोकसिंग मैनुअल करना पड़ता है, क्योंकि ऑटो एनामॉर्फिक लेंसेस मार्केट में उतने अवेलेबल नहीं हैं। मैनुअल फोकस करना है तो आपको फोकस पुलर लगाना पड़ेगा, और उसका हर दिन का 5 से 8 हज़ार का खर्चा रहता है। वो एक एक्सपर्ट होता है जो शूटिंग करते समय फोकसिंग करता रहता है मैन्युअली। एनामॉर्फिक लेंसेस यूज़ करते समय ओपन गेट रखने के अलावा नॉर्मल शूटिंग भी अगर करते हो उसके लिए भी बहुत सारे फ़ायदे हैं।
जैसे कि अगर आप ओपन गेट में रिकॉर्ड करते हो और फाइनल आउटपुट आप जो भी फॉर्मेट लेना चाहते हो उसमें आपको रिकम्पोज करने की फैसिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आपने शूटिंग कर दिया है लेकिन पूरे फ्रेम को थोड़ा सा ऊपर या नीचे करना है, तो आपके पास में ऑलरेडी रिकॉर्डेड वो सारा अवेलेबल होता है, तो आप रिकम्पोज इजीली कर सकते हो। इसमें एक और फ़ायदा होता है कि आजकल रील बनाने के लिए आपको वर्टिकल वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं, तो वर्टिकली 3:2 में एज़ कंपैरेटिवली 17:9 एंड 16:9 थोड़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती है, तो आप वर्टिकल 16:9 या 17:9 ईज़िली क्रॉप करके यूज़ कर सकते हो रील्स के लिए। ये भी एक फ़ायदा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा एक होता है कि अगर आप 3:2 के ऊपर शूट करते हो ओपन गेट में, तो हैंड हेल्ड अगर शूटिंग कर रहे हो, वैसे इस कैमरा में सेंसर के ऊपर इमेज स्टेबलाइज़र लगा हुआ है, मतलब सेंसर मूव होके स्टेबलाइज करने का, और RF लेंसेस में भी स्टेबलाइज़र होता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि उसके लिमिट से ज़्यादा आपका हाथ शेक हो जाता है, कैमरा मूव करके शूट करते समय थोड़ा इमेज शेकी आता है, तो ऐसे में आप पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे इमेज स्टेबलाइज़र अगर उसके ऊपर लगाते हो तो डिजिटली बहुत ही बढ़िया इमेज स्टेबल करके आउटपुट मिल सकता है, क्योंकि आप फाइनल आउटपुट 16:9, 17:9 या सिनेमा स्कोप ले रहे हो, तो ऊपर और नीचे बहुत जगह ओपन गेट के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, जो आपको डिजिटल इमेज स्टेबलाइज़र के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो इस तरह के कई फ़ायदे ओपन गेट के अंदर अवेलेबल है। अब जितने भी RF लेंसेस है कैनन के, ये सारे R सीरीज़ के लेंसेस इस कैमरा के ऊपर लग सकते हैं और ऑटो फोकस भी बहुत बढ़िया कर सकता है। तो इस कैमरा की खासियत मैं मोटा मोटा वही बातें बताया जो बाकी कैमरा से इसके अंदर अलग होती है। वैसे इसमें आप अगर इंटरनेट पे या कैनन के वेबसाइट पे जाके इसके स्पेसिफिकेशन देखोगे, बहुत सारे फीचर्स आपको बाकी कैमरा की तरह ही नज़र आएंगे, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। ये कैमरा सिनेमा होने के कारण इसके अंदर आपको फ़ैन लगकर मिलता है, तो ये ज़्यादातर कंटिन्यू शूट करते समय गर्म नहीं होता है। इस कैमरा के ऊपर आप XLR माइक का एक अटैचमेंट भी लगा सकते हो, और वो भी अवेलेबल है इस कैमरा के साथ में। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।